हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जियांग मई के साथ होती है। वो कार चलाते हुए न्यूज सुन रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है शहर के सबसे अमीर बंदे जियांग की मौत हो गई है और उसकी बॉडी माउंटेन पर मिली है जो कि पूरी सड़ चुकी है। ये न्यूज सुनकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे काले दिल वाले बिजनेसमैन के साथ यही होना चाहिए, वो मरना ही डिजर्व करता है। जियांग मई बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, तभी बेचारी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। तभी जेंग आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो जियांग मई को बोलता है, तुम्हें मालूम है ना मेरे 1 मिनट की कितनी ज्यादा कीमत है। मैंने तुम्हें बोला था ना बार बार मरने की एक्टिंग मत किया करो, इससे अच्छा तो तुम सच में मर जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। कम से कम हमें अपनी शादी को कंटिन्यू तो नहीं रखना पड़ता। इसकी बातें सुनकर जियांग मई सोचती है, ये तो इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन जेंग है ना, और मेरा तो कार एक्सीडेंट हुआ था ना, मैंने कहाँ खुद को मारा है और ये बॉडी भी मेरी नहीं है। इसका मतलब मैं वापस से रीबोर्न हुई हूँ, वो भी किसी और की बॉडी में। ये सब कुछ सोच ही रही होती है और जेंग को तो इसकी सारी बातें सुनाई दे रही होती है और सोचता है इस वर्ल्ड में तो कोई और है नहीं, तो बातें कौन कर रहा है। तभी जियांग मई सोचती है, मैं तो रीबोर्न हुई हूँ, पर ये जेंग इतना ज्यादा जवान कैसे दिख रहा है, इसे तो मिडिल एज मैन होना चाहिए था ना। इसके बाद जियांग मई जल्दी से अपना फोन निकालकर आज की डेट देखती है और शॉक हो जाती है। ये तो 2024 है, यानी कि मैं 10 साल पीछे आ गई हूँ और आज की डेट भी वही है जिस दिन इस जेंग ने अपनी फियांसी को मार दिया था। तो ऐसे कैसे मैं रिबोन होकर इसकी फियांसी बन गई। जेंग ये सारी बातें सुनते हुए उसकी तरफ ही देख रहा होता है और शौक होकर सोचने लग जाता है, क्या मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। आखिर मेरे बारे में ये क्या कह रही है कि मेरी इतनी ज्यादा बुरी मौत होने वाली है। और उसे बोलता है, क्या मरने की एक्टिंग करते हुए तुम पागल हो गई हो। देखो तुम ये सारी हरकतें कर मुझे नहीं मना पाओगी, मैं शादी को तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग मई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, और सोचने लग जाती है, आखिर इस खलूस के साथ शादी करना भी कौन चाहता है। मैं तो इतनी ज्यादा रिच भी हूँ और मेरी हेल्थ भी अच्छी है, मैं तो किसी भी अच्छे खासे बंदे से शादी कर सकती हूँ। पता नहीं ये खुद को क्या समझता है, कौन ही ऐसे मैन के साथ रहना चाहेगा। जेंग उसकी बातें सुन लेता है और सोचता है, ये चाहती है कि मैं मर जाऊँ और ये प्लानिंग कर रही है दूसरी शादी करने की। जेंग बोलता है, देखो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं तुमसे शादी नहीं तोड़ने वाला हूँ। जियांग मई चिल्लाने लग जाती है, अरे तुम अपनी बातों से पलट कैसे सकते हो। वो बोलता है, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी ना तोड़ूं। ऐसा बोलकर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर जबरदस्ती घर लेकर आ जाता है और उसे फोन करता है, आज मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है, तुम अपने बिहेवियर पर ध्यान रखना। अगर तुमने कोई भी मुसीबत खड़ी की ना तो अच्छा नहीं होगा। जियांग सोचने लग जाती है, आज इसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, लेकिन इसकी ग्रैंडमा बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। ये सोचकर वो जेंग को बोलती है, क्या तुम प्लीज ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर सकते हो। अगर आज पार्टी हुई ना तो जरूर ग्रैंडमा को कुछ हो जाएगा। ये सुनकर जेंग को उस पर गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ग्रैंडमा को कर्ज देने की। जियांग मई बोलती है, मैं उन्हें कोई कर्ज नहीं दे रही हूँ बल्कि सच बोल रही हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो। आज ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी के टाइम पर बहुत ही बड़ी आग लग जाएगी और बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे और ग्रैंडमा को भी चोट लग जाएगी। जिसके बाद जेंग तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे होटल की सेफ्टी के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है, बॉस होटल की सेफ्टी 2 बार चेक हो चुकी है, आप फिक्र मत करो, ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छे से हैंडल हो जाएगी। अपने असिस्टेंट से बात करने के बाद जेंग फिर से जियांग मई पर गुस्सा करने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी ग्रैंडमा को ऐसा कर्ज देने की। अगर तुमने ग्रैंडमा के बारे में और कुछ बोला ना तो मैं तुमसे शादी तोड़ लूंगा। ये सुनकर जियांग मई सोचती है, अच्छा ही है, शादी तोड़ लेगा तो इतने गुस्से वाले इंसान के साथ कौन ही रहना चाहता है जो कि 1 नंबर का पागल है। अच्छा हुआ इसकी मौत हो गई, ये तो मरना ही डिजर्व करता था। जेंग सोचता है, अच्छा तो ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और ये मुझसे शादी भी तोड़ना चाहती है, तो पहले ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती थी और मुझे मनाती थी कि मैं इससे शादी ना तोड़ूं। तभी यहाँ पर जियांग मई की स्टेप सिस्टर यू आ जाती है। वो बोलती है, प्यारी बहन तुम फिर से मरने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। उसे देखकर जियांग मई सोचने लग जाती है, ये जियांग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, यानी कि मेरी अडॉप्टेड सिस्टर।
और जेंग की होने वाली फ्यूचर वाइफ, जो कि इससे शादी करने के बाद इसे 1 साल के अंदर ही मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी। अब तो मुझे लग रहा है कि जेंग की जो मौत हुई थी उसके पीछे भी इसी का ही हाथ होगा। जेंग जियांगमी की मन की सारी बातें सुन लेता है और सोचता है, क्या यू मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी और मुझे मार देगी? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यू को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। ये इस टाइप की लड़की नहीं है जो कभी ऐसा काम करे। तभी यू यहाँ पर जियांगमी के पास बैठकर एक्टिंग करने लग जाती है। सिस्टर, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो गई थी? जियांगमी सोचती है, देखो कैसे एक्टिंग कर रही है, उल्टा ये तो चाहती है कि मैं मर जाऊं। जियांगमी उसे बोलती है, बहन तुम परेशान मत हो, अब मैं कभी अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि जेंग ने मुझसे वादा किया है कि अब वो मेरे साथ शादी नहीं तोड़ेगा। ये सुनकर यू को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। क्या शादी नहीं तोड़ेगा? जियांगमी बोलती है, सिस्टर तुम्हें मेरी ये गुड न्यूज सुनकर इतना बड़ा शौक क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती हो कि मैं और जियांग अच्छे से रहें। यू बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों की जल्दी से वेडिंग हो जाए। जिसके बाद वो कोई काम का बहाना कर कर वहाँ से जाने लगती है। यू के वहाँ से जाने के बाद जेंग जियांगमी को देखकर सोच रहा होता है, ये लड़की अब मुझे पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है। पहले ये अपनी सिस्टर यू को सिंचर की तरह ट्रीट नहीं करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहले वाली जियांगमी है ही नहीं? और अगर इसकी बात सच हुई तो हो सकता है कि ग्रैंडमा और मैं दोनों ही मरने वाले हैं। जेंग जियांगमी से पूछता है, जो तुमने मुझे इस बारे में बताया था कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, क्या इस बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? जियांगमी बोलती है, देखो मैंने जो भी बोला है ना वो एकदम सच है, लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जेंग बोलता है, देखो अगर तुम ये प्रूफ कर दोगी कि तुम सच बोल रही हो तो ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे साथ ना शादी भी तोड़ दूंगा। जिसके बाद जियांगमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बस मुझे प्रूफ करना है कि मैं सच बोल रही हूँ, तो ये बदले में पार्टी रोक देगा और ग्रैंडमा की जान बच जाएगी और मुझे भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये तो अच्छी डील है और सोचने लग जाती है, मुझे कुछ न कुछ याद करना होगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। फिर जियांगमी को सोचकर उसे बताने लग जाती है, अभी तो यू तुम्हारे सामने ऑफिस गई है ना, देखना 5 बजे तक उसके पास कोई मैन आने वाला है जो कि उसे चाकू दिखाते हुए धमकी देकर उससे पैसे मांगने वाला है, लेकिन यू पैसे नहीं देने वाली। जिसके बाद वो बंदा काफी सारे लोगों को चोट पहुँचाने वाला है। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो अपनी कंपनी में जाकर देख लो। इसके बाद जेन अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस क्या आप सच में श्योर हैं? मिस जियांगमी ने जिस पर्सन के बारे में बताया है वो यहाँ पर आने वाला है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सच बोल रही होंगी? जेंग बोलता है, हम आधा घंटा वेट कर देख लेते हैं ना, अगर इतने टाइम तक कोई नहीं आता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। असिस्टेंट बोलता है, बॉस जरूर मिस जियांगमी ने ना आपके साथ मजाक किया है। जेंग अपने असिस्टेंट को बोलता है, तुम यहीं पर रहकर ना नजर रखो, मैं जा रहा हूँ। इधर यू ने उस आदमी को यहीं पर पकड़ कर रखा होता है और वो गार्ड्स को बोलकर उसे बाहर लाने के लिए बोलती है। वो बोलता है, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? मैं तुमसे जितने पैसे मांग रहा हूँ ना चुपचाप से मुझे दे दो। तो वो उसे पैसे दे देती है और बोलती है, निकलो यहाँ से। जिसके बाद यू सोचती है, जियांगमी को इस बारे में कैसे पता चला कि ये बंदा यहाँ पर आने वाला है, और ये तो वो कभी गेस नहीं कर पाएगी कि जेंग का असिस्टेंट मेरे साथ मिला हुआ है और उसी की मदद से अभी तक मैंने जेंग को अपने कंट्रोल में कर रखा है। जिसके बाद यू जेंग के असिस्टेंट के अकाउंट में 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देती है। दूसरी तरफ जेंग घर आने के बाद जियांगमी पर चिल्लाने लग जाता है, तुमने मुझे फूल बनाया ना? वो बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने सच बोला था। क्या कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज को चोट लग गई है? देखो मैं तुम्हें यू के बारे में बता रही हूँ, वो जब अब रोड में थी ना तभी से उसका उस आदमी के साथ रिलेशन था और उसका एक बच्चा भी है जो बीमार है। जेंग बोलता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने जो भी कुछ बोला है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो तुम खुद को झूठ में मारने की एक्टिंग किया करती थी, पर अब तो तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। फिर झूठ बोला कि मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, और अब ये झूठ बोल रही हो कि मेरी कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तुमने आखिर मुझे समझा क्या हुआ है? मैं कोई बेवकूफ दिखता हूँ? तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं है, तुम बस झूठ बोलती हो। नेक्स्ट सीन में बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। 2 लोग आकर यहाँ पर तेल डाल रहे होते हैं आग लगाने के लिए। दूसरी तरफ जेंग यहाँ पर जियांगमी को रस्सी से बांध देता है। तुम मुझसे इतना ज्यादा झूठ बोल चुकी हो कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूँगा। जियांगमी सोचती है, इस पागल को सच बताकर कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि इसे मुझ पर यकीन तो होने वाला नहीं है, इसलिए बोल देती हूँ कि मैंने इसे झूठ बोला था ताकि ये एटलीस्ट मुझे छोड़ तो दे। तभी तो मैं यहाँ से जाकर इसकी ग्रैंडमा की जान को बचा पाऊंगी, जिसके बाद ये प्रूव हो जाएगा कि मेरे सारे वर्ड्स ना सच्चे थे और इसी ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। और जब मैं सच्ची प्रूफ हो जाऊंगी तो उसके बाद इसे मुझसे शादी भी तोड़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें सोचने के बाद ज़ियांग भी बोलती है, ज़ियांग मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मुझे खोल दो और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में ना बिल्कुल नहीं जाऊंगी और तुम्हारे लिए कोई मुसीबत भी खड़ी नहीं करूंगी। ज़ियांग बोलता है, अच्छा तो मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूँ कि तुम कह रही हो कि पार्टी में नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला और तुम्हें नहीं खोलने वाला। ज़ियांग में उस पर चिल्लाती है, तुम कितने बड़े पागल हो, मेरी एक बात पर भी यकीन नहीं कर रहे हो। वो बोलता है, क्योंकि तुमने सारी बातें ना मुझे झूठी बोली है और अब तुम कह रही हो कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है। ठीक है तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी पार्टी में बुला लेता हूँ। जिसके बाद ज़ियांग उसका मुंह बंद कर देता है और फिर कॉल कर इसकी फैमिली को पार्टी में इन्वाइट करता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ज़ियांग में सोचती है, पिछली लाइफ में मेरी कोई फैमिली नहीं थी और मैं ओपन थी, लेकिन इस बार रिबोर्न होने के बाद मुझे एक फैमिली मिल गई है, इसलिए मैं इन्हें मरने नहीं दे सकती हूँ। इधर ज़ियांग की फैमिली बर्थडे पार्टी के लिए पहुँचती है और ज़ियांग इन लोगों को बाहर पिक करने के लिए गया होता है और ज़ियांग के डैड उससे माफी मांग रहे होते हैं। मेरी बेटी हमेशा मरने की एक्टिंग कर तुम्हें परेशान करती है। यो बोलती है, सॉरी ब्रदर इन लो, मेरी सिस्टर तो आज पार्टी में भी नहीं आई। वो बोलता है, उस लड़की का ना दिमाग खराब हो चुका है, तो पार्टी के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास उसे दिखाने के लिए लेकर जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ ज़ियांग अपने बचपन याद कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो ऑर्फनेज में पली बड़ी थी और ज़ियांग की ग्रैंडमा हमेशा ऑर्फनेज आया करती थी और बहुत सारा डोनेशन दिया करती थी। ज़ियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इतनी अच्छी पर्सन के साथ मैं कुछ नहीं होने दे सकती। जिसके बाद ज़ियांग कैसे भी कर रस्सी खोल लेती है और होटल के बाहर पहुंच जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता और बोलते हैं बिना इनविटेशन के कोई भी इस पार्टी में नहीं जा सकता। ज़ियांग भी बोलती है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, अंदर पार्टी में आग लगने वाली है और मैं ही उसे रोक सकती हूँ। लेकिन ये दोनों गार्ड उसकी बात नहीं मानते। ज़ियांग सोचती है, आखिर ये सिक्योरिटी गार्ड मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तभी यहाँ पर ज़ियांग को ज़ियांग की मन की बातें सुनाई दे जाती है और वो सोचता है ज़ियांग यहाँ पर भी पहुँच गई। जिसके बाद ज़ियांग जाकर ज़ियांग को देखने लग जाता है और मन में सोच रहा होता है, ये रस्सी खोलकर तो यहाँ तक आ गई है, पर मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगा वरना ये ग्रैंडमा की पार्टी खराब कर देगी। जिसके बाद ज़ियांग सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर ज़ियांग को बहुत दूर ले जाने के लिए बोलता है ताकि वो पार्टी में ना आ पाए। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड इस बारे में ज़ियांग को बताता है कि ये मिस्टर ज़ियांग का ऑर्डर है, तो ज़ियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और ज़ियांग पर चिल्लाने लग जाती है, तुम कितने बड़े पागल हो, तुम्हारी वजह से आज कितने सारे लोगों को चोट लग जाएगी, अगर तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ज़ियांग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और सिक्योरिटी गार्ड ज़ियांग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ज़ियांग यहाँ पर जैसे ही होटल में आता है तभी उसे पता लगता है कि होटल में ना बहुत बड़ी आग लग गई है। जिसके बाद ज़ियांग तो शॉक हो जाता है, यहाँ तो सच में आग लग गई है। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर ग्रैंडमा को ढूंढने लग जाता है और देखता है कि ग्रैंडमा तो बेहोश हो गई है। जिसके बाद ज़ियांग को ज़ियांग की बात याद आने लग जाती है। उसने उसे बताया था कि पार्टी में बहुत बड़ी आग लगने वाली है और सभी को चोट आएगी, ग्रैंडमा को भी। जिसके बाद ज़ियांग अपनी ग्रैंडमा को असिस्टेंट को दे देता है और उसे बोलता है, मेरी ग्रैंडमा को जल्दी से यहाँ से बाहर लेकर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जिसके बाद ज़ियांग की फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है। असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है ज़ियांग भी इस आग में मर जाए तो कितना अच्छा होगा ना। इसके बाद ज़ियांग के सभी फैमिली मेंबर्स को बारी बारी कर आग से बचा लेता है। दूसरी तरफ होटल के बाहर यू खड़ी होती है, वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने जा ही रही होती है। तभी इतने में फायर डिपार्टमेंट खुद ही वहाँ पर पहुँच जाता है। ये सोचती है, आखिर ऐसे कैसे, मैंने तो अभी कॉल भी नहीं किया है। तभी ज़ियांग फायर डिपार्टमेंट को देखकर सोच रहा होता है, जरूर ज़ियांग ने ही इन लोगों को कॉल कर यहाँ बुलाया होगा। तभी इतने में यू उसे हक कर लेती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद वो अपने फैमिली को देखकर बोलती है, क्या तुम लोग भी ठीक हो। और ज़ियांग को बताने लग जाती है, अच्छा हुआ मैंने टाइम पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया।
और उन लोगों ने आकर यहाँ पर आग को आगे बढ़ने से रोक लिया और तुम लोग भी बच गए। जैन तो ये सुनकर शौक हो जाता है, क्या तुमने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया था? वो बोलती है, हाँ मैंने ही किया था। जांगमी के मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, तुमने कितना अच्छा काम किया है, हमारी जान बच गई। लेकिन जैन को उसकी बातों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो पा रहा होता, जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाने लग जाता है, इस होटल की सिक्योरिटी किस तरीके की थी जो यहाँ पर इतनी बड़ी आग लग गई। दूसरी तरफ जियांगमी घर पर होती है और वो न्यूज में देखती है कि होटल की आग रुक गई है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अच्छा हुआ मैंने टाइम पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया, तभी तो इतनी बड़ी आग रुक पाई और ये सारे लोग बच गए। तभी जियांगमी के मॉम डैड यू के साथ घर आ जाते हैं। जियांगमी बोलती है, अच्छा हुआ मॉम डैड आप बिल्कुल ठीक हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी कहीं आप लोगों को कुछ हो ना जाए। जांगमी के मॉम डैड तो चिल्लाने लग जाते, तुम ये क्या बात कर रही हो, फायर डिपार्टमेंट को तुम्हारी सिस्टर यू ने कॉल किया था तभी तो हम बच पाए और तुम उसका क्रेडिट छीनना चाह रही हो। यू बोलती है, मॉम डैड रहने दो ना, अगर सिस्टर मेरा क्रेडिट लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं तो बस इसी में खुश हूँ कि आप लोगों की जान बच गई है। जांगमी बोलती है, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो, फायर डिपार्टमेंट को तो मैंने कॉल किया था। लेकिन जियांगमी के मॉम डैड को तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। इवन वो लोग बोलते हैं, तुम कितनी ज्यादा खराब हो जो अपनी सिस्टर का क्रेडिट ले रही हो। और बोलते हैं, अच्छा होता कि तुम नहीं यूं मेरी असली बेटी होती। जियांगमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सोचती है, मेरे मॉम डैड आखिर इस यू पर यकीन क्यों कर रहे हैं। इसके बाद जियांगमी के मॉम डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। यू सोच रही होती है, इसकी बातों पर ना कोई भी यकीन नहीं करेगा और देखो जरा अब आगे होता क्या है, मैं इसे ना जैंग को भी छीन लूंगी। नेक्स्ट डे जैंग कंपनी में होता है, तभी जियांगमी आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है, मुझसे माफी मांगो, मैंने तुम्हें बोला था ना ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, पर तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं था। तभी इतने में वहाँ पर जैंग का असिस्टेंट आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें दिख रहा होता है कि जो लोग आग लगा रहे होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग ये सब कुछ जियांगमी के ऑर्डर पर कर रहे हैं। जैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अब मुझे पता लगा कि तुम्हें पहले से ही आग के बारे में कैसे पता था, क्योंकि बर्थडे पार्टी में आग लगवाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। जियांगमी वीडियो देखकर बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ है। पर जैंग तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी ग्रैंडमा को ऐसे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी, मुझे तो लगा बस तुम जरा सी स्टूपिड हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ईविल होगी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और ये लोग जैंग को बोलते हैं, होटल में जो आग लग गई थी उसके बारे में हमें आपसे कुछ पूछना है। जिसके बाद जैंग ऑफिसर के साथ वहाँ से चला जाता है। जियांगमी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, ये क्या हुआ, क्या ये मेरे खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने वाला है, लगता है अब मैं बचने वाली नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा किसने ये फेक वीडियो बनाकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है। अब तो जैंग को भी मुझ पर यकीन नहीं है, जरूर वो इस वीडियो को ऑफिसर को दे देगा और ऑफिसर मुझे पकड़कर यहाँ से लेकर चले जाएंगे और मेरे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है अपनी सच्चाई प्रूव करने का, जिसके बाद जरूर मुझे मौत की सजा मिलेगी, यानी कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। ये सोचकर वो परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ जैंग ऑफिसर को बोल रहा होता है, होटल में जो आग लगी थी ना वो होटल वालों की गलती की वजह से लगी थी। ऑफिसर के जाने के बाद जैंग जियांगमी के पास वापस आ जाता है। वो बोलती है, देखो मैं सच बोल रही हूँ, तुम ही सोचो मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ, मेरी फैमिली भी तो अंदर थी ना, आखिर उन्हें भी तो चोट लगने का डर था, कहीं तुमने पुलिस को ये तो नहीं कह दिया ना कि मैंने ये काम किया है। जैंग सोचने लग जाता है, इसकी बातों में पॉइंट तो है, इसकी फैमिली भी पार्टी में थी तो आखिर ये ऐसा काम कैसे कर सकती है। अगर ये सच बोल रही होगी तो जो भी ये बोल रही थी यानी कि वो सब भी सच होगा कि मैं यू से शादी करूंगा और 1 साल में वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी और मेरी कंपनी मुझसे ले लेगी। उसकी सारी बातें सोचने के बाद जैंग सोचता है, जरूर जियांगमी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है और यही इन सारी चीजों को रोकने से और यही इन सारी चीजों को होने से रोक सकती है। अगर इसकी बात के हिसाब से मुझे सच में कुछ हो गया तो यही मुझे बचा सकती है, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। जैंग उसे बोलता है, देखो तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली इतने सालों से फ्रेंड है, इसलिए मैंने पुलिस को वो वीडियो नहीं दिया। जैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, कितनी अच्छी बात है। जैंग बोलता है, इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं पहले इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ और तुम अभी भी मेरे शक में हो और अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 चांस दे रहा हूँ। पहला चांस ये कि तुम चुपचाप मेरी सेक्रेटरी बन जाओ
ताकि मैं हर वक्त तुम पर नजर रख सकूं। ज़ियांग मी बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी कभी नहीं बनूंगी। ज़ैंग बोलता है अगर तुम मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार नहीं होगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोलती है ठीक है, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। ज़ैंग बोलता है अच्छी बात है कि तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो। अब से तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो जाओ मेरा काम करो। एक बाल्टी पानी लेकर आओ और मेरे पूरे ऑफिस को चमकाओ। ज़ियांग मी बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ ना कि तुम्हारी क्लीनर। ज़ैंग बोलता है सच में तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? वो बोलती है ठीक है ना, मैं जा रही हूँ। ज़ैंग सोचता है मैं इसे डायरेक्टली अपना काम करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि अगर इसे पता चला कि मैं इसका यूज करना चाहता हूँ तो ये नहीं मानेगी। मैं जल्दी नहीं कर सकता, मुझे धीरे धीरे कर इसे अपनी सारी बातें मनवानी होगी, क्योंकि मैं इसे अपनी मर्जी पर नहीं चलने दे सकता हूँ। इसके बाद ज़ियांग मी फ्लोर साफ करने लग जाती है और इसे ज़ैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा काम करवाने की। जिसके बाद वो मन में फिर से उसके मरने के बारे में सोचने लग जाती है। ज़ैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ज़ियांग मी यहाँ पर फ्लोर साफ कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाती है और गलती से उसके शूज पर पोछा लग जाता है। तो ये एम्प्लॉय ज़ियांग मी के हाथ के ऊपर अपना पैर रख देती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है कैसी क्लीनर हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरे शूज कितने ज्यादा महंगे हैं? तुमने इन्हें गंदा कर दिया है। ज़ियांग मी बोलती है अपना पैर हटाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो एम्प्लॉय तो अपना पैर हटा ही नहीं रही होती। क्लीनर होकर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? जरूर तुम यहाँ पर सीईओ को सेड्यूस करने के लिए आई होगी, लेकिन तुम जैसी क्लीनर ना सीईओ को डिजर्व ही नहीं करती है। ज़ियांग मी गुस्से में उसके बाल पकड़कर खींच लेती है। दोबारा बोलोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वो एम्प्लॉय तुरंत ही ज़ियांग मी से माफी मांगती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वो बोलती है अच्छा तो तुम्हें अब अपनी गलती समझ में आ गई है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया होता ना मैं तुम्हारे मुंह पे पंच मारती। तभी वहाँ पर ज़ैंग आ जाता है। वो एम्प्लॉय जल्दी से उसके पास चली जाती है और ज़ियांग मी की कंप्लेन करने लग जाती है, बॉस आपने कैसी क्लीनर को अपनी कंपनी में रखा हुआ है? ये मुझे मार रही थी, इसने मेरे शूज भी गंदे कर दिए हैं। ज़ियांग मी सोचती है ये सच ही बोल रही है, मेरी वजह से इसके शूज गंदे हुए और उल्टा मैंने ही इसे मारा है। गलती मेरी भी थी लेकिन पहले इसने मुझे बुली करना शुरू किया था, वरना मैं इसे क्यों मारती। ज़ैंग उसकी सारी बातें सुन चुका होता है और उसे पूछता है बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। ज़ियांग भी बोलती है मिस्टर ज़ैंग बात ऐसी थी कि मेरी गलती की वजह से इसका शूज गंदा हो गया, लेकिन सिर्फ इसी वजह से इसने मेरे हाथ के ऊपर अपना पैर रख दिया और मुझे साफ सफाई वाली बोल रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और अपने मन में सोच रही होती है ज़ैंग तुम इस लड़की को बता दो कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ ना कि तुम्हारी कोई क्लीनर। वैसे तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारी फियोंसी होने की आइडेंटिटी भी यूज कर सकती हूँ, ताकि इस चुड़ैल लड़की को सबक सिखा सकूँ कि मैं कौन हूँ। जब इसे पता चलेगा कि मैं इसकी फियांसी हूँ तो मुझे कितना ज्यादा प्राउड फील होगा। ज़ैंग सोचता है अच्छा तो इसे याद है कि ये मेरी फियांसी है, लेकिन इसे ये बोलने में शर्म आ रही है और ये चाहती है कि मैं इसकी साइड लूं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ज़ैंग अपने एम्प्लॉय को बोलता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस क्लीनर की सैलरी कट करूंगा, ये अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। ये सुनकर ज़ियांग में चिल्लाने लग जाती है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? एक तो इसने मुझे बुली किया और ऊपर से तुम मेरी साइड लेने की बजाय इसकी साइड ले रहे हो। ये एम्प्लॉय तो खुश होकर ज़ैंग को स्माइल कर देख रही होती है। ज़ैंग भी उसे ही देख रहा होता है। ज़ियांग मी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, देखो कैसे दांत फाड़ रहा है, ये लड़की से सेड्यूस कर रही है और ये उसके जाल में फंस रहा है। ज़ैंग उसकी मन की बातें सुनकर सोच रहा होता है मुझे नहीं मालूम था ज़ियांग मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचती है, सच में ये कितनी ज्यादा फनी बात है ना। उसके बाद वो ज़ियांग मी को बोलने लग जाता है देखो तुम मेरी कंपनी की ना बस एक मामूली सी क्लीनर हो और ये मेरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है जिसके साथ मुझे अभी बिजनेस डील करनी है। जिसके बाद ज़ैंग उस क्लाइंट को बोल देता है तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ बाद में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। वो क्लाइंट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ठीक है तो मुझे कॉल करना। इसके बाद ज़ैंग ज़ियांग मी को बोलता है मेरा ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, जाओ मेरे लिए फेमस स्टोर से एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीद कर लेकर आओ। ज़ियांग मी उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम मुझे ऐसा काम कैसे दे सकते हो, तुम्हें अच्छे से मालूम है वो बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोर है, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद ही मुझे आइसक्रीम मिलेगी और इतनी गर्मी में ये काम मैं कैसे करूंगी।
जैंग बोलता है अभी फिलहाल ना मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ अपनी सेक्रेटरी बनने की, और अगर तुम इस ट्रेनिंग को पास ही नहीं कर पाओगी तो मेरी सेक्रेटरी कैसे बनोगी। जांगमी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। जैंग बोलता है तुम्हें वीडियो याद है ना, जिसके बाद जांगमी चुपचाप से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। जांगमी के वहाँ से जाते ही जैंग उसी क्लाइंट को कॉल करता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला, इवन पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बंदी तो शॉक ही हो जाती है। दूसरी तरफ यू जैंग के असिस्टेंट से बात कर रही होती है तुम्हें जांगमी को जल्दी रास्ते से हटाना होगा, इससे पहले कि उन दोनों की शादी हो जाए। इसके बाद जांगमी आइसक्रीम लेकर जैंग के पास आ जाती है। जैंग बोलता है अरे आइसक्रीम तो पिघल चुकी है, मैं इसे कैसे खाऊंगा। जांगमी बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर इस आइसक्रीम को लेकर आई हूँ, 2 घंटा लाइन लगाकर मेरी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, तुम कह रहे हो कि अब तुम इससे नहीं खाओगे। जैंग बोलता हाँ मैं इसे अब नहीं खाने वाला, या तो तुम इसे फेंक दो या खुद खा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जांगमी बोलती है ठीक है मत खाओ, लेकिन मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगी। जिसके बाद वो मजे से आइसक्रीम खा के एंजॉय कर रही होती है और सोचती है इसने मुझे अभी परेशान किया था ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो जैंग के लिए कॉफी लेकर आती है और उसे बोलती है बॉस आप कितना ज्यादा थक गए होंगे ना, ये लो कॉफी पी लो और अपने माइंड को फ्रेश करो। और मन में सोच रही होती है इस कॉफी में तो मैंने पेट खराब होने वाली दवा मिलाई है, जिसे पीने के बाद ये तो बस वॉशरूम के चक्कर लगाता रहेगा। जैंग उसकी मन की बात सुन लेता है और उससे पूछता है क्या तुमने कॉफी में शक्कर डाली है। जांगमी बोलती है ऑफ कोर्स बॉस मैंने डाली है। वो सोचता है ये कितनी आसानी से फूल बन गई और उसे बोलता है तुम्हें ना शक्कर नहीं डालनी चाहिए थी, मैं कभी भी कॉफी में शक्कर डालकर नहीं पीता हूँ। ओ अब ये कॉफी वेस्ट हो जाएगी, पर वेस्ट करने से अच्छा है तुम इस कॉफी को पी लो। जांगमी तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्या कहा मैं इसे पीऊं। जैन बोलते क्या हुआ तुमने इसमें कुछ मिलाया है क्या, इसीलिए तो तुम डर रही होगी। जांगमी सोचती है लगता है मुझे पीना ही पड़ेगा, नहीं तो इसे ना मुझ पर शक हो जाएगा। जिसके बाद वो ऐसे तैसे कर उस कॉफी को पी लेती है और उसके बाद वो उसके लिए दूसरी कॉफी लेकर आ जाती है। बहुत आप फिक्र मत करना, इस कॉफी में मैंने बिल्कुल भी शक्कर नहीं डाली है। और अपने मन में सोचती है अब इसे मजा आएगा, मैंने इसके अंदर डबल डोज डाले हैं। जैंग सोचता है ये मुझे परेशान करने के लिए कॉफी में ये सब डाल रही है और अगर मैं इसे मना करूंगा तो ये इस कॉफी को भी खुद पी लेगी। जिसके बाद जैंग उसे बोलता है आखिर तुमने कॉफी में दूध क्यों मिलाया हुआ है, मैं कभी भी दूध वाली कॉफी नहीं पीता, इसलिए अब ये वेस्ट हो गई है, चलो इसे वेस्ट मत करो, इसे भी तुम ही पी लो। जांगमी को उस कॉफी को पीना ही पड़ता है, जिसके बाद उसे ही बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जांगमी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पता नहीं उस जैन ने मेरे पेरेंट्स को ऐसा क्या बोल दिया जो उन लोगों ने मेरा कार भी सस्पेंड कर दिया है और मेरी कार भी मुझसे ले ली और अब मेरे पास घर जाने के लिए ना कार है ना पैसा है। जिसके बाद जांगमी इलेक्ट्रिक बाइक से जाने का सोचती है, तभी इतने में एक बंदा अपनी कार से उसके ऊपर पानी के छींटे गिरा देता है। जांगमी के कपड़े गंदे हो जाते हैं, तभी वहाँ पर जैंग अपनी कार लेकर आ जाता है। वो जांगमी से पूछता है क्या हुआ, वो बोलती है कुछ नहीं बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जाकर अपने कपड़े साफ कर लूंगी। वो बोलता है ठीक है अच्छी बात है और अपनी कार लेकर चला जाता है। जांगमी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है, ये इतना बेकार है, पहले मुझसे क्लीनर की तरह अपने ऑफिस को साफ करवाया और अब मुझे घर जाने के लिए राइड भी नहीं दी। इसकी बातें सुनकर जैंग को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन थोड़ी आगे जाते ही इसे जांगमी की आवाज आना बंद हो जाती है तो वो अपने ड्राइवर को फिर से कार पीछे लेने के लिए बोलता है। जिसके बाद फिर से उसे जांगमी की आवाज सुनाई देने लग जाती है तो वो समझ जाता है जब वो उसके नजदीक होता है ना तभी उसे जांगमी की आवाज सुनाई देती है। जैंग सोचता है मैं इसके पास रहूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी मौत कैसे होगी। इसके बाद जैंग जांगमी के पास पहुंचता है और उसे बोलता है कार में बैठो और मेरे साथ घर चलो, मैं ऑफिस में कॉफी तो नहीं पी पाया तो तुम घर पर चलकर मेरे लिए कॉफी बनाना। जांगमी सोचती है मुझे ना ये कॉफी वर्ड सुन के ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और बोलती है बॉस मेरा आपके घर जाना ठीक नहीं होगा ना। जैंग बोलता है जांगमी भूल गई क्या तुम मेरी फियांसी हो, तो तुम्हारा मेरे घर जाना ठीक कैसे नहीं होगा। उसके बाद वो उसे तुरंत ही कार में बैठने के लिए बोलता है और अपने घर ले जाता है। उसके कपड़े गंदे देखकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर जांगमी के लिए कपड़ों का अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है। इसके बाद जैंग रात में बैठकर काम कर रहा होता है। जांगमी उसे देखकर सोचती है ये कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है ना,
जियांगमी को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है। तभी ज़ैंग उसे बोलता है, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। इसके बाद जियांगमी जैसे ही कॉफी लेकर आती है तो नींद में वो उसके ऊपर ही गिरा देती है। ज़ैंग शावर लेने के लिए चला जाता है और जियांगमी को भूख लग रही होती है, इसलिए वो किचन में कुछ बनाने के लिए आ जाती है। लेकिन इसकी भयानक और डरावनी कुकिंग स्किल को देखकर ज़ैंग को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और सोच रहा होता है ये मेरी वाइफ कैसे बनेगी। नेक्स्ट डे ज़ैंग जियांगमी को अपने साथ कंपनी लेकर आता है और एम्प्लॉय ज़ैंग को जियांगमी के साथ देखकर बातें करने लग जाते हैं। ये कैसी लड़की है जो बॉस को फंसाने के पीछे लगी हुई है। ये लोग जियांगमी से इतना ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि उसके सामने भी उसकी बुराई करने लग जाते हैं। तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो। जियांगमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती और ज़ैंग के ऑफिस में आकर सोचती है, अगर मैं इस ज़ैंग को बता भी दूंगी ना कि इसकी कंपनी के एम्प्लॉय मुझे बुली कर रहे हैं तो ये तो मुझ पर ही हंसेगा और मेरी साइड का भी नहीं लेगा, क्योंकि ये तो मुझसे परेशान है ना, तो ये तो बस मुझसे बदला लेने के बारे में ही सोचता है। ज़ैंग सोचता है ये लड़की मेरे बारे में कितना बुरा सोचती है। इसने सोचा भी कैसे कि मैं इसकी साइड नहीं ले सकता। इसे जब पता लगेगा कि मैं इसकी सारी बातें सुन पा रहा हूँ तो ये क्या सोचेगी। इसके बाद ज़ैंग जियांगमी को बोलता है, तुम ना मेरी सेक्रेटरी हो तो तुमने ये अपने कपड़ों का कैसा हाल बना रखा है। अपनी इमेज की नहीं तो मेरी इमेज की फिक्र करो। जियांगमी चिल्लाते हुए उसे सब कुछ बताने लग जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे हाल में अपने घर से यहाँ पर आई थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज ने ना मेरा ये हाल किया है। वो लोग मेरे बारे में कितनी गलत गलत बातें कर रहे हैं और मेरे ऊपर नोट भी चिपका दिए। ज़ैंग पूछता है, वो लोग तुम्हें क्या कह रहे थे? जियांगमी बोलती है, उन लोगों ने कहा है कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही थी। ज़ैंग बोल रहा, आखिर वो लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, चलो मैं चलकर उन्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ज़ैंग जियांगमी को लेकर सभी एम्प्लॉय के सामने आ जाता है और पूछता है, बताओ जियांगमी को कौन परेशान कर रहा था? ये एम्प्लॉयज आपस में बात करने लग जाते हैं। बॉस तो इस लड़की को कितना ज्यादा मानते हैं जो इसकी साइड ले रहे हैं। ज़ैंग बोलता है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जियांगमी को किसने परेशान किया था? वो मेरे सामने आओ। एक एम्प्लॉय खड़ी होकर ज़ैंग से माफी मांगने लग जाती है। बॉस मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। ज़ैंग उसे ऑर्डर देता है, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, तुम अभी इसी वक्त इस कंपनी से निकल जाओ। ये सुनकर जियांगमी तो शॉक हो जाती है, क्या ये मेरी साइड ले रहा है? इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस एम्प्लॉय को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ज़ैंग बाकी लोगों से पूछता है, आखिर किसने जियांगमी के कपड़ों पर नोट चिपकाए थे? ये बात सुनकर तीन एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। जियांगमी बोलती है, देखो ये तीनों ही ना मेरे बारे में र्यूमर फैला रहे हैं, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। ज़ैंग बोलता है, अच्छा तो वो तुम तीन लोग हो जो कंपनी में र्यूमर फैला रहे हैं। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही ज़ैंग से माफी मांगने लग जाते हैं, लेकिन ज़ैंग तीनों को फायर कर देता है। इसके बाद ज़ैंग बाकी एम्प्लॉयज को वार्न करता है, अगर आगे से कोई भी जियांगमी के बारे में र्यूमर फैलाएगा या उसे बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जियांगमी सोचती है, आज ये बंदा इतना ज्यादा बदल कैसे गया, मेरी साइड कैसे ले रहा है। इसके बाद जियांगमी ज़ैंग को आकर बोलती है, थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए। ज़ैंग तो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जियांगमी सोचती है, ये मेरे इतने ज्यादा क्लोज क्यों आ रहा है, कहीं ये मुझ में इंटरेस्टिंग तो नहीं हो रहा है ना। ज़ैंग उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे थैंक यू में ना सिंसियरिटी नहीं दिख रही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। जियांगमी सोचती है, मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं हैं, अगर ये मुझे किसी महंगे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया तो मैं इसे कैसे डिनर करवाऊंगी। इसके बाद जियांगमी और ज़ैंग स्ट्रीट फूड खाने के लिए आ जाते हैं। जियांगमी बोलती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ स्ट्रीट फूड खाने के लिए आ जाओगे। ज़ैंग उसे अपनी मॉम डैड के बारे में बताने लग जाता है, कैसे उनकी लव स्टोरी चालू हुई थी। उसके डैड को हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत थी और मेरी मॉम ने उनकी हेल्प की थी ब्लड देने में, लेकिन मेरी मॉम बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए ग्रैंडपा को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं था और उन्होंने उन लोगों को अलग करने का सोच लिया था। इसलिए मेरे डैड मेरी मॉम के साथ चले गए थे और अपना करियर बनाया। ज़ैंग बोलता है, मैं बचपन से ऐसे ही एरिया में बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे स्ट्रीट फूड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे ग्रैंडपा की मौत हो गई और मेरे मॉम डैड भी कार एक्सीडेंट में मर गए। तब से अब तक मेरी ग्रैंडमा ने ही मुझे संभाला है। ये बोलकर ज़ैंग ड्रिंक कर रहा होता है और सोचने लग जाता है, ये आज तक मैंने अपनी फैमिली की बात किसी से शेयर नहीं की, तो मैं ये सब कुछ जियांगमी को क्यों बता रहा हूँ।
जियांगमी तो उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है मैंने सोचा नहीं था काले दिल वाला बिजनेसमैन इतना ज्यादा अच्छा भी हो सकता है और इसका पास इतना ज्यादा ट्रेजिक हो सकता है। लगता है ये सिर्फ दिखने में कोल्ड है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा नर्म दिल है। जियांगमी उसे बोलती है कम से कम तुम्हारी लाइफ मुझसे तो अच्छी ही थी। तुम्हारे पास बचपन में तो पेरेंट्स थे, मेरे पास तो वो भी नहीं थे। जैंग सोचता है ये क्या बकवास कर रही है, इसके पास तो पूरी फैमिली है ना। लेकिन जियांगमी बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है और जेंग को बता रही होती है जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी ना तब किसी ने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और मैंने तो अपने पेरेंट्स का फेस तक नहीं देखा है। जेंग उसकी बातें सुनकर सोचता है लगता है ये अपनी पास्ट लाइफ की बातें कर रही है। जियांगमी बोलती है तुम्हें पता भी नहीं है मैंने ऑर्फनेज में किस टाइप की जिंदगी गुजारी है, मेरे लिए बड़ा होना कितना ज्यादा मुश्किल था। जेंग सोचता है अब तक मैं इसकी ये सारी बातें इसके मन से सुनता था लेकिन आज इसके मुंह से सुन रहा हूँ। जियांगमी तो बेहोश होकर वहीं पर सो जाती है। तभी जेंग को याद आता है मैं तो काम की बात करना ही भूल गया। वो जियांगमी को आवाज देकर पूछने लग जाता है क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर यू मुझे क्यों हर्ट करना चाहती है और तुम हमेशा ऐसा क्यों बोलती हो कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जियांगमी तो बेहोश हो चुकी होती है इसलिए जेंग उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है और जब वो उसे बेड पर लिटा रहा होता है तो गलती से वो उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। उसके बाद जेन इसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट डे यू जेंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई होती है। वो जियांगमी को बोलती है सिस्टर क्या तुम जेंग की सेक्रेटरी बन गई हो, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओगी। जियांगमी उसके लिए लेने जा रही होती है तभी जेंग उसे रोकता है और यू को बोलता है ये मेरी सेक्रेटरी है, कोई वर्कर नहीं जो तुम इसे ऑर्डर दो। यू सोचती है आखिर ये जियांगमी कितनी ज्यादा साइड क्यों ले रहा है और उसे बताती है मेरी कंपनी में एक पार्टी होने वाली है क्योंकि डैड ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। ये सुनकर जियांगमी शॉक हो जाती है, ये पोजीशन तो भाई की होनी चाहिए थी ना। यू बोलती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मॉम डैड ने कहा है कि मैं ही वाइस प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ। तुम्हें तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई और तुम एक मामूली सी सेक्रेटरी हो। ये सुनकर जेंग को गुस्सा आ जाता है आखिर ये यू ऐसी बातें कैसे कर सकती है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। जिसके बाद जेंग जियांगमी के पास आ जाता है और यू से बोलता है जियांगमी सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैंने तो बस इसे दिखाने के लिए नाम की सेक्रेटरी बना कर रखा है, असल में तो ये इस कंपनी की फ्यूचर बॉस है। ये सुनकर यू को तो जेलसी हो रही होती है, आखिर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कैसे हो गया, असिस्टेंट ने तो मुझे बताया था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं है। इसके बाद यू वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है 3 दिन बाद बर्थडे पार्टी में मैं जियांगमी की रेपुटेशन खराब कर दूंगी। इसके बाद जेंग जियांगमी को यू के बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट लाने के लिए भेजता है। जियांगमी सोचती है मैं बस पैसों की वजह से यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद वो वहीं पर लंच ऑर्डर कर खाने लग जाती है। तभी उसे वहाँ पर यू की आवाज आती है जो कि उसी बंदे से बात कर रही होती है जो कि उस दिन उससे कंपनी में पैसे लेने के लिए आया था। इन लोगों की बातें सुनकर जियांगमी को पता चल जाता है कि ये यू का एक्स हस्बैंड है और यू ने उसे छोड़ दिया है और वो अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। यहाँ पर यू अपने एक्स हस्बैंड पर चिल्ला रही होती है देखो मेरा और तुम्हारा ना तलाक हो चुका है तो अभी भी तुम मुझे पैसों के लिए क्यों परेशान कर रहे हो, इतने बड़े घोड़े हो गए हो एक बच्चे को पाल नहीं पा रहे हो। वो बोलता है तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा बच्चा बीमार है, कम से कम उसके हॉस्पिटल बिल के लिए तो तुम पैसे दे ही सकती हो ना। यू बोलती है मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि मैं सिर्फ एक अडॉप्टेड डॉटर हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। यू उसे थोड़े से पैसे दे देती है। वो बोलता है अगली बार मैं तुमसे और पैसे लेने के लिए आऊंगा, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद जियांगमी यू के एक्स हस्बैंड का पीछा करती है और वो अकेले में बातें कर रहा होता है कि उसे और भी पैसे चाहिए होंगे। जियांगमी उसे बोलती है तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। दूसरी तरफ जेंग घर पर होता है, उसकी ग्रैंडमा उसे समझा रही होती है जियांगमी ना बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इससे अच्छा होगा कि तुम उसकी सिस्टर से शादी कर लो, वो कितनी ज्यादा अच्छी है और समझदार लड़की है और उसके मॉम डैड उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना रहे हैं। जेंग बोलते ग्रैंडमा मेरा और जियांगमी का रिश्ता ना अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं सिर्फ उसी से ही शादी करूंगा। ग्रैंडमा गुस्सा करने लग जाती है जियांगमी मेरे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है। यू जैसी ही लड़की
इस घर की बहू बन सकती है। तभी जियांगमी घर पर आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है। जैंग की ग्रैंडमा जियांगमी को गुस्से से देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैंग जियांगमी से पूछता है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? वो बोलती है, हाँ सुन लिया, और देखो तुम्हारी ग्रैंडमा ना बिल्कुल सही कह रही है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी तोड़कर उसी से शादी करनी चाहिए। ऐसे में तुम भी खुश रहोगे और बाकी सब भी खुश रहेंगे। जियांगमी सोचती है, ग्रैंडमा की नजर में बार बार खुद को मारती हूँ तो आखिर वो मुझे क्यों पसंद करेंगी, और वैसे भी मुझे तो इसके साथ शादी तोड़नी ही थी। जैंग उसकी बातें सुनकर सोचता है, क्या ये मुझसे अभी भी इतना ज्यादा चिढ़ती है, और गुस्से में उसे बोलता है, हाँ तुम मेरे लायक ही नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे शादी कब तोड़ूंगा ये मेरा डिसीजन होगा, तुम्हारा नहीं। नेक्स्ट सीन में जैंग जियांगमी को लेकर यू की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ पे सभी गेस्ट यू की तारीफ कर रहे होते हैं और जियांगमी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, वो किसी भी लायक नहीं है। तभी तो उसकी फैमिली ने सगी बेटी होने के बावजूद उसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया और अपनी अडॉप्टेड बेटी को इतनी बड़ी पोजीशन दी है। इवन जियांगमी तो जैंग की फियांसी बनना भी डिजर्व नहीं करती है। ये सुनकर जियांगमी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और सोचती है, यू की बच्ची अपने आप को समझती क्या है, आज ना मैं इसे बहुत ही बड़ा तोहफा देने वाली हूँ। इसके मन की बात सुनकर जैंग सोचने लग जाता है, आखिर अब ये क्या करने वाली है। अभी पार्टी में यू का एक्स हस्बैंड पहुँच जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जियांगमी यू के एक्स हस्बैंड को बता देती है कि यू कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है, उसके पास तो अब पैसे ही पैसे होने वाले हैं, इसलिए वो तुम्हें बस झूठ बोल रही थी। एक्स हस्बैंड को तो गुस्सा आ जाता है, वो अच्छी लाइफ जी रही है और मुझे और मेरे बच्चे को भूल गई। जियांगमी बोलती है, तुम मेरे ब्रदर इन लो हो, इसलिए मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ, ये लो पार्टी का इनविटेशन कार्ड, तुम वहाँ पर ना जरूर आना। प्रेजेंट में यू का एक्स हस्बैंड पार्टी में आ जाता है और यू की सारी पोल पट्टी खोल देता है। ये मुझे और मेरे बच्चे को ना धोखा दे रही है। यू बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो, और सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर उसे वहाँ से बाहर करने लग जाती है। लेकिन उसका एक्स हस्बैंड प्रूफ दिखा देता है कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसके एक्स हस्बैंड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जियांगमी के मॉम डैड तो गुस्सा हो जाते हैं, सबके सामने तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। बोलती है वो झूठ बोल रहा था, लेकिन ये लोग उस पर यकीन ही नहीं करते। इसके बाद जियांगमी अपनी सिस्टर यू की पोल खोलने के लिए वीडियो दिखाने वाली थी, लेकिन जैंग उसे रोक देता है, तुम यहाँ पर कोई बड़ा हंगामा मत करो। जियांगमी उसे वीडियो दिखाकर बोलती है, मैं एकदम सच बोल रही हूँ, मुझे बताने दो कि वो बंदा सच में यू का एक्स हस्बैंड था और वो सभी को धोखा दे रही है। जैंग सोचता है, मैं अभी से यू की पोल नहीं खोलने दे सकता, क्योंकि अभी मुझे यू के बारे में सच पता करना है कि आखिर वो मेरे साथ क्या करने वाली है और उसका क्या प्लान है। अगर मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो मैं उसे रोकूंगा कैसे। जियांगमी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये अभी भी यू की साइड ले रहा है, अगर वो इसे इतनी ज्यादा पसंद है तो ये मुझसे शादी तोड़कर उसे कर क्यों नहीं लेता। दूसरी तरफ यू को भी गुस्सा आ रहा होता है, जियांगमी ने मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे एक्स हस्बैंड को यहाँ बुलाया, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए जियांगमी को ड्रग दे रही होती है। लेकिन गलती से वो वाइन जैंग पी लेता है और उसे नशा चढ़ने लग जाता है, जिसके बाद वो यू को खुद से दूर करता है और जियांगमी को लेकर घर आ जाता है और उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, पर जियांगमी उसे दूर कर रही होती है। तभी जियांगमी को उसके भाई का कॉल आ जाता है तो वो यहाँ से चली जाती है। डॉक्टर उसे एंटीडोट दे देता है, जिसके बाद जैंग ठीक हो जाता है और उसका एम्प्लॉय उसे बताता है किसी ने आपको ड्रग दे दिया था। जैंग याद करता है उसने वो वाइन पी थी जो यू जियांगमी को दे रही थी। वो समझ जाता है यानी कि यू जियांगमी के पीछे पड़ी हुई है, वो उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। दूसरी तरफ यू को गुस्सा आ रहा होता है, वो वाइन जैंग ने पी ली और जियांगमी बच गई। वो असिस्टेंट को बोलती है, वो जियांगमी आखिर इतनी ज्यादा लकी क्यों है। दूसरी तरफ जियांगमी और जैंग का रिश्ता धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है और दोनों ही गलती से डिनर के टाइम पर ड्रिंक कर लेते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। जैंग तो जियांगमी को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया होता है, इसलिए वो उसे उसकी सारी फेवरेट चीजें देने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से दिखाता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं करता। इसके बाद जैंग जियांगमी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है और जियांगमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पहली बार किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसके बाद जैंग और जियांगमी के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती है। दोनों को इस बारे में पता लग जाता है कि यू इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है और उसके साथ जैंग का असिस्टेंट भी मिला हुआ है। ये इधर असिस्टेंट एक्चुअली में यू को पसंद करता था, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रहा था, पर यू उसे क्लियर कर देती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती
मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर जेंग से शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं शहर की सबसे ज्यादा रिचेस्ट वुमेन बन सकूँ। असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है। इधर इन दोनों के बारे में जियांग मी के डैड को पता लग जाता है, इसलिए वो यू से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यू उन्हें मारने के लिए कोई मेडिसिन दे देती है। इसके बाद जियांग मी के डैड तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन यू इस चीज का इल्जाम भी जियांग मी के ऊपर डाल देती है, तुमने ही डैड को गलत मेडिसिन दी है। जैंग भी जियांग मी के डैड से मिलने के लिए आया होता है। जियांग मी के डैड को होश आने वाला था, इसलिए यू ने उन्हें मारने के लिए कुछ गुंडों को भेजा होता है। जैंग उन गुंडों को रोकने लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में उसे ही चोट लग जाती है। लेकिन इसके बाद जैंग और जियांग मी मिलकर यू का सच सबके सामने ला देते हैं कि सारी चीजों के पीछे यू का हाथ है और असिस्टेंट भी उसके साथ मिला हुआ है। के बाद इन दोनों को जेल जाना पड़ता है और जियांग मी के मॉम डैड की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है कि यू कितनी ज्यादा खराब थी, वो बस उसे अच्छा समझ रहे थे। इसके बाद ये लोग जियांग मी से माफी मांगते हैं। इसके बाद जियांग मी हॉस्पिटल में जेंग का ख्याल रख रही होती है, तभी वो उसे किस करने लग जाता है। इतने में ग्रैंडमा आकर इन लोगों को देख लेती है, दोनों शर्मा जाते हैं। ग्रैंडमा को भी यू के बारे में सब पता लग गया होता है, इसलिए वो जियांग मी से माफी मांगती है, मैंने तुम्हें गलत समझा। इवन ग्रैंडमा तो उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट भी दे देती है और साथ ही साथ अपनी फैमिली की 50% प्रॉपर्टी भी। ये देखकर जियांग मी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अब तो मैं इतनी ज्यादा रिच हो चुकी हूँ, और सोचती है आखिर में ग्रैंडमा को इसके बदले में क्या बोलूं। जैंग उसकी मन की बात सुनकर सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा लालची है, और अपनी ग्रैंडमा को बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे बेच रही हो। ग्रैंडमा बोलती है, ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही समझो। इसके बाद जियांग मी और जैंग शादी कर लेते हैं, और शादी के टाइम जैंग जियांग मी को बता देता है, एक्चुअली में ना मैं तुम्हारी मन की सारी बातें सुन सकता हूँ। जियांग मी तो शौक हो जाती है, लेकिन जैंग तो उसे किस कर लेता है, और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।